जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान, जिसके अंदर 29 टॉपिक का एक सीरीज थी, जो हमारे राजस्थान पुलिस, वनपाल, सीईटी और अन्य राजस्थान के जितने भी एग्जाम उन सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ से हमारा सिलेबस है वो कम से कम 70-80% तक कवर होगा और यहाँ के बाहर, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप जब भी मैं क्लास लूं उससे पहले दिन आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ के आना, तो वो पहले पढ़ के आना है, फिर आप क्लास लेंगे तो आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की 6ठी से लेकर 8वीं तक की क्लास, 8वीं तक की सब्जेक्ट, जिसका हम बिल्कुल विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से मैं इस तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको पढ़ाऊंगा ताकि आप खुद क्वेश्चन फ्रेम करना आ जाए और आप आना सीख जाएं। और जिस दिन आपको क्वेश्चन खुद को फ्रेम करना आना आ गया तो उस दिन आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। और आज की क्लास का हमारा चैप्टर है हमारा राजस्थान, जिसके अंदर राजस्थान का पौराणिक इतिहास। इस पौराणिक इतिहास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो जनपद, जनतंत्र हुए थे। इसके बाद में राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मारवाड़, इनके बारे में इससे पहले हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे जो जनतंत्र हुए, मत्स्य, जांगल, इनके बारे में। इसके बाद में मौर्योत्तर काल के जितने भी जो हमारे जनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम, सीवी, मालव, ये। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। मैं यहाँ पे एक टूटा फूटा मैप बना लेते हैं राजस्थान का, क्योंकि मैप हो सकता है टूटा फूटा बने तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये हो गया हमारा राजस्थान का मैप। हो सकता है थोड़ा सा अच्छा नहीं बने, लेकिन फिर भी हमें समझना है इसके अंदर कि हमें यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रदेश है जो मरु प्रदेश था, कौन सा क्षेत्र यहाँ पर जो आता है वो हमारा मत्स्य था, कौन सा सूरसेन था, कौन सा जांगल था। इन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, राजस्थान के अंदर एक ही सबसे पहला जो जनतंत्र था वो था मरु, जिसको मरुकांतर भी कहते हैं, मरुक कहते हैं। तो मरु प्रदेश का राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ पे उल्लेख मिलता है। हमारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बनता है कि मरु प्रदेश का, राजस्थान का जो मरु प्रदेश है, इसका कहाँ पर जिक्र मिलता है, कहाँ पर उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले ऋग्वेद के अंदर, रामायण, चरक संहिता, महाभारत और व्रत संहिता में मरु प्रदेश का जिक्र मिलता है, मरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में मरु आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बने कि जो मरु प्रदेश है वो किस जाति का या कौन से वंश का प्रारंभिक जनतंत्र था, तो सबसे पहले आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था मरु प्रदेश। कौन सा था? मरु प्रदेश। इसके बाद में वर्तमान के जो मरु प्रदेश फैला हुआ था, तो ये कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था? मरु प्रदेश हमारा ये यहाँ पर आता है, मरुकांतर भी बोलते हैं जिसको, मरुकांतर या मरु, ये पड़ता था हमारा। अभी जो वर्तमान के जिले के सापेक्ष के अंदर हम समझते हैं कि पुराने टाइम में जो मरुकांतर या जो मरु जनतंत्र था, ये वर्तमान के कौन कौन से जिले के अंदर फैला हुआ था। तो सबसे पहले बीकानेर, ये यहाँ पर बीकानेर है, इस बीकानेर, फिर नागौर, ये यहाँ पर नागौर आ गया, फिर चूरू, ये इधर चूरू, फिर ये गंगानगर, ऊपर गंगानगर का क्षेत्र, फिर जैसलमेर, ये जैसलमेर का क्षेत्र, फिर बाड़मेर, ये बाड़मेर का क्षेत्र। यहाँ के कुछ भागों को मिलाकर ये जो मरुकांतर का जो क्षेत्र है ये बना हुआ था। इस क्षेत्र को मरु प्रदेश कहा जाता था। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि मरु क्षेत्र जो फैला हुआ था, पुराना जनतंत्र था, ये महाकाव्य युग का जनतंत्र है। महाकाव्य युग के ये जो जितने भी जनपद है, जनतंत्र है, उनकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंदर बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर और बाड़मेर और गंगानगर, इस जिलों के कुछ भाग हैं जो मरु प्रदेश के अंदर सम्मिलित है। इसके बाद में कालांतर के अंदर, जैसे जैसे, कालांतर का मतलब है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, मरु प्रदेश का विस्तार हुआ। क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली है विस्तार होगा, क्षेत्रफल को ज्यादा घेरेगी, और ये विस्तार हुआ। विस्तार होके
कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। मरु प्रदेश तो पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या का जैसे जैसे विकास हुआ तो ये जो क्षेत्र है इसका भी विकास हुआ, क्षेत्र भी बढ़ने लगा और बढ़कर 3 नए क्षेत्र और कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो आपको एग्जाम के अंदर याद रखना है कि सबसे पुराना मरु या मरुकांतर, उसके बाद में मरु का विस्तार होने के बाद में कौन से 3 जनपद है जिनका निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले कुरु, मद्र और जांगल। तो इसके अंदर जांगल जो प्रदेश है इसकी हमारे काफी इंपॉर्टेंस है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी कुरु और मद्र को आपको याद रखना है और जांगल जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर आता है, जिसकी काफी इम्पोर्टेंस है और हमारे एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जांगल प्रदेश की। जांगल प्रदेश कहाँ कहाँ पर था? वर्तमान का बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग ये सम्मिलित है जांगल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? जांगल प्रदेश के अंदर। ये जांगल प्रदेश आ गया हमारा यहाँ पर, ये जांगल प्रदेश यहाँ पर आ गया। इस जांगल प्रदेश को कौन कौन से वर्तमान के जिले हैं जो जांगल प्रदेश के अंदर आते थे? तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग है जो जांगल प्रदेश के अंतर्गत आता था। और इस प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर आपने पढ़ा होगा पुराने इतिहास के अंदर, और आप जब भी तैयारी करें एग्जाम की तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा अहिछत्रपुर किसका पुराना नाम है? तो नागौर डिस्ट्रिक्ट का वर्तमान जो नागौर है इसका पुराना नाम अहिछत्रपुर है, और यहाँ पे जो दुर्ग है उसका भी अहिछत्रपुर दुर्ग ही नाम है। तो ये राजधानी हुआ करती थी जांगल प्रदेश की। तो ये आपका एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर, जो वर्तमान नागौर। इसके बाद में है हमारा मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। विराटनगर जिसको बेराट भी कहते हैं, बेराट और विराटनगर आप आराम से समझ गए होंगे, जहां पर अशोक का शिलालेख मिला था, विराटनगर, बेराट। और इस जनपद की कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो ये जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद जयपुर और अलवर के बीच में फैला हुआ था। कहाँ पर फैला हुआ था? जयपुर और अलवर के बीच में। ये हो गया हमारा अलवर का क्षेत्र, ये अलवर का क्षेत्र आ गया, और यहाँ पर ये जयपुर। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर मत्स्य जनपद फैला हुआ था। कौन सा जनपद था यहाँ पर? मत्स्य जनपद फैला हुआ था। इस मत्स्य जनपद के अंदर जयपुर और अलवर के बीच का क्षेत्र आता था। इस क्षेत्र की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? विराटनगर, बेराट, जो मैंने पहले बता दिया है। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मत्स्य जनपद का वर्णन कहाँ पर मिलता है? मत्स्य जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआनचांग ने किया था अपने किताब के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर, मत्स्य जनपद का। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये मत्स्य जनपद, जहां से हर लाइन आपका क्वेश्चन है। और हम बिल्कुल विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ रहे हैं, एक सारा संपूर्ण अध्ययन एक गहन चर्चा के तौर पर। इसके बाद में हमारा सूरसेन प्रदेश। सूरसेन प्रदेश कहाँ पर था? सूरसेन प्रदेश वर्तमान का जो वर्तमान का भरतपुर, धौलपुर और करौली, वर्तमान का धौलपुर, भरतपुर और करौली, ये हो गया हमारा धौलपुर, ये हो गया यहाँ पर भरतपुर, और ये जो करौली, ये जो जगह हैं, इस जगह को सूरसेन राज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? सूरसेन। और इसकी कहीं कहीं पे सारसेन भी लिखा हुआ आता है। कहाँ पर? बयाना की जो प्रशस्ति है, बयाना की जो प्रशस्ति, उसके अंदर सूरसेन को सारसेन भी कहा गया है। सूरसेन सिकंदर के जो लेखक थे, यूनानी लेखक जो सिकंदर के साथ में भारत आए थे, इन्होंने सूरसेन को सौरसेन भी कहा था। क्या कहा था? सौरसेन भी कहा था। तो ये वर्तमान का भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र के अंदर सूरसेन राज्य, सूरसेन जनपद है जो फैला हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी, जो वर्तमान के अंदर यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा यहाँ पर पड़ता है। मथुरा भरतपुर के ऊपर इधर की साइड में ये जो क्षेत्र है, ये मथुरा का क्षेत्र है। तो ये इसकी राजधानी हुआ करती थी सूरसेन जनपद की।
इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के, यानी कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखकों ने, कौन से लेखकों ने? यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या शोरसेन का जिक्र किया था, इसका उल्लेख किया था। आपको याद रखना है सूरसेन राज्य का कहाँ उल्लेख मिलता है? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखकों की पुस्तकों के अंदर सूरसेन राज्य का उल्लेख मिलता है। इसके बाद में जो बयाना प्रशस्ति है, बयाना प्रशस्ति कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे आंसर। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है। बयाना प्रशस्ति के अंदर किसका उल्लेख मिलता है? सूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो ये थे हमारे 4 जनपद, पौराणिक जनपद, जिनको हम महाकाव्य युग के जनपद बोल सकते हैं। इनको आपके एग्जाम के अंदर आए, महाकाव्य युग के जनपद कौन कौन से हैं? मरु, मरुकांतर, जांगल, मत्स्य और सूरसेन या शोरसेन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी फिर हम करते हैं आगे की हमारी इसके अंदर आज का ये चैप्टर पूरा। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अभी हम पढ़ते हैं, पहले तो हम पढ़ रहे थे महाकाव्य युगीन राजस्थान, जिसके अंदर जितने भी जनपद जनतंत्र थे उनके बारे में हमने चर्चा की। मत्स्य, जांगल, मरु और सूरसेन। इसके बाद में सिकंदर का जब आक्रमण हुआ, हमने लास्ट में पढ़ा था सूरसेन के समय के यूनानी जो लेखक है, जो सिकंदर के समय भारत आए थे, तो उन्होंने सूरसेन राज्य की उनके जो बुक है, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके अंदर इसकी चर्चा मिलती है। इसके बाद में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो सिकंदर का आक्रमण होने के पश्चात पंजाब की कुछ ऐसी जनजातियां, कुछ ऐसी जातियां जो अपने आप की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए वो राजस्थान के अंदर आकर बस गई, राजस्थान के अंदर आकर रहने लगी। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण, कुछ शक्तिशाली जो जातियां थी, जनजातियां थी, वो थी हमारी सीवी, अर्जुनायन और मालव। ये देखो यहाँ पर ये लिखा है, प्रसिद्ध मालव, सीवी और अर्जुनायन। ये अपने शौर्य और साहस के लिए भी जानी जाती थी और ये अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब से निष्कासित होकर यहाँ राजस्थान में आकर रहने लगी और इन्होंने अपने अपने जनपद का वापस गठन किया और ये यहाँ पर अपना वापस प्रजातंत्र इन्होंने चलाना शुरू किया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं सीवी जनपद। सीवी जनपद कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो सीवी जनपद वर्तमान का उदयपुर के पूर्व, ये हमारा यहाँ उदयपुर आ गया, तो ये यहाँ पर हमारा सीवी जनपद हो जाएगा। ये उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय क्षेत्र, जो उदयपुर का संभाग है, जिसके अंदर हमने चर्चा की थी कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उदयपुर के संभाग के अंदर। उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। ये जितने भी जो हमने इनकी चर्चा की थी, जो उदयपुर संभाग का जो क्षेत्र है, इनके उत्तर, पूर्व और पश्चिम के अंदर ये सीवी प्रदेश है, ये अपना यहाँ पर बसा हुआ था। इसकी राजधानी, जिसको मध्यमिका या मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर हमारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला के सीवी जनपद है वो कहाँ पर फैला हुआ था? तो सीवी जनपद है वो उदयपुर का संभागीय क्षेत्र या उदयपुर के उत्तर, पूर्व, पश्चिम के अंदर फैला हुआ था। इसके बाद में इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका, दोनों में से कुछ भी आए, हमारा राइट आंसर होगा। इसके अवशेष क्या है? इसके अवशेष कहाँ पर मिलते हैं सीवी जनपद के? जो चित्तौड़ के पास में नगरी नामक गांव है, चित्तौड़ के पास में नगरी नामक गांव, वहां पर सीवी जनपद के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सीवी जनपद के अवशेष मिलते हैं। आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 100% बन सकता है कि सीवी जनपद के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव में पाए जाते हैं। इसका जो भूभाग है, सीवी जनपद का जो भूभाग है, इसको मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट। आपको एग्जाम के अंदर याद रखना है, आपको पूछ लिया जाए कि मेदपाट, मेवाड़
या प्रागवाट किस जनपद के भूभाग को जाना जाता था? तो ये था सीवी जनपद। नेक्स्ट है हमारा अर्जुनायन। ये भी एक साहसी और निडर शौर्य के लिए प्रसिद्ध जनजाति थी जो पंजाब से आकर राजस्थान के अंदर रहने लगी। इसका वर्तमान भरतपुर और अलवर का क्षेत्र था। भरतपुर और अलवर का क्षेत्र ये अर्जुनायन का क्षेत्र हो जाएगा। अर्जुनायन भरतपुर और अलवर का जो वर्तमान भरतपुर अलवर का जो क्षेत्र है ये अर्जुनायन जनपद का क्षेत्र था। इसकी प्रसिद्धि क्या थी? मालवों के साथ मिलकर इन्होंने विदेशी सत्रपों, ध्यान रखना है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, सत्रपों ये एक जनजाति थी जो विदेशी जनजाति थी। तो अर्जुनायनों ने क्या किया था? मालवों के साथ मिलकर इस विदेशी जनजाति सत्रपों जनपद को परास्त किया था, यहाँ से निष्कासित किया था, यहाँ से पराजय करके भगाया था। इसके बाद में है हमारा मालव प्रदेश। मालव प्रदेश है जो वर्तमान का टोंक, ये मालव प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर, वर्तमान का टोंक। और इसका पौराणिक जो केंद्र था मालव प्रदेश का ये जयपुर के निकट नगर। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारे जो पौराणिक जनपद हैं इनके अंदर दोनों पुरानी सभ्यताओं से संबंध रखने वाले दो ऐसे नगर हैं जिसको एक नगरी और एक नगर बोलते हैं। जो नगरी है वो चित्तौड़ का एक गांव है नगरी जो सीवी जनपद से संबंधित है, और दूसरा है नगर जो टोंक के अंदर आता है और जो मालव प्रदेश से या मालव जनजाति से मालव जनपद से संबंध रखता है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, अगर नगर आता है तो मालव जनपद टोंक और नगरी आती है तो चित्तौड़ के पास नगरी गांव जो सीवी जनपद से संबंध रखती थी। तो आपको ध्यान रखना, वर्तमान टोंक जिला, केंद्र जयपुर के निकट नगर। इसका फैलाव कालांतर के अंदर अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक हो गया था, मालव प्रदेश का, मालव जनपद का। इसके बाद में टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ मालव देश के अंतर्गत आने लगे थे। आपको ध्यान रखना है, मालव प्रदेश से शुरुआत यहाँ पर टोंक जयपुर के निकट नगर गांव से हुई थी, नगर जगह से हुई थी। टोंक वर्तमान में ये इसका प्रमुख केंद्र था, लेकिन इसका धीरे धीरे कालांतर के अंदर अजमेर, टोंक, मेवाड़ के अंदर भी फैलाव हुआ। उसके बाद में टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ मालव देश के अंतर्गत आने लगे थे। यानी कि इतनी जगह के अंदर मालव प्रदेश, मालव जनपद विस्तृत हो गया था, फैल गया था। इसका जो अभिलेख है, इसका जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलते हैं? इसके अभिलेख है यूप अभिलेख। आपको ध्यान रखना है, यूप अभिलेख किससे संबंधित है? मालव जनपद से संबंध रखता है, मालव जनपद से। और ये कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पर मिला था? नांदसा भीलवाड़ा। कहाँ पर मिला था? नांदसा भीलवाड़ा। नांदसा भीलवाड़ा के अंदर यूप अभिलेख जो मालव जनपद से संबंध रखता है, मालव जनपद के बारे में व्याख्यान करता है। इसके बाद में योद्धेय, लास्ट का है योद्धेय, जो भी इसी जनपद से संबंध रखती है। ये सारे जितने भी जनपद हैं ये मौर्योत्तर काल के हैं। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल राजस्थान या मौर्योत्तर काल जनपद, ये आपको ध्यान रखना है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं योद्धेय, अर्जुनायन, मालव, सीवी, ये मौर्योत्तर काल के जनपद थे। तो इसके अंदर जो योद्धेय है ये उत्तरी राजस्थान के अंदर था। उत्तरी राजस्थान बिल्कुल यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है ये था योद्धेय का क्षेत्र। और यहाँ पर ये योद्धेय है, इन्होंने उत्तरी राजस्थान से जो कुषाण थे, कुषाण जो शक्ति थी, जो कुषाण जनपद जिन्होंने आक्रमण किया था, इनको इन्होंने यहाँ से मार भगाया था। कुषाण जो शक्ति थी इसको इन्होंने नष्ट किया था। किन्होंने किया था? योद्धेय ने। उत्तरी राजस्थान से योद्धेय ने कुषाण शक्ति को यहाँ से भगाया था या निष्कासित किया था या नष्ट किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कुषाण शक्ति से लोहा लेने वाली कौन सा जनपद था, कौन सी जाति थी? योद्धेय। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर का आपने अगर नोट कर लिया नोट कर लीजिए, मैं फिर मिटा देता हूँ ऊपर से। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, मैंने इसको मिटा दिया है। अभी हम चर्चा करते हैं आगे की। तो आगे जब हूण का जो शासन, हूण का जो आक्रमण हुआ था, हूणों ने जब आक्रमण किया था 5वीं शताब्दी के बाद में,
तब तक ये जो जनपद थे मौर्योत्तर काल के जनपद, जब ऐसा लगता है कि मौर्योत्तर जो मौर्य शासक हुआ करते थे, इन्होंने इन जनपदों को अपने अंडर में रखा था और इनको जिंदा रखा था, ये अपना कार्यभार कर रहे थे सुचारू रूप से। लेकिन जब हूणों का जब आक्रमण हुआ था, हूण आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 5वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी के अंदर जब हूणों का आक्रमण हुआ था, उसके पश्चात ये जो जनपद है, इन जनपदों का क्या हो गया? विघटन। मौर्योत्तर काल के जो जनपद थे इनका विघटन हो गया, और विघटन होने के पश्चात में ये जनपद है जो अलग अलग जो वर्तमान के जो क्षेत्र है हमारा, जैसे मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेवात, डुंडाड़, शेखावाटी, इनके अंदर है जो विभक्त हो गया। और विभक्त होने के बाद में ये एक क्षेत्र विशेष के अंदर अपना क्षेत्र बट गया इनका, और इन क्षेत्र के रूप में राजस्थान को जाना जाने लगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर जो हमारा मौर्योत्तर काल के जो जनपद थे इनके बाद में। तो मौर्योत्तर काल के जनपद हुए थे, इनके बाद में हूणों का आक्रमण हुआ था 5वीं शताब्दी के बाद में। तो 5वीं शताब्दी में जब हूणों का आक्रमण हुआ था, तो हूणों के आक्रमण के पश्चात ये जो जनपद थे ये बिखर गए, इनका अस्तित्व खत्म हो गया, और राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपनी सीमाएं बनाकर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बंट गया। तो ये अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जिनकी वेशभूषा, बोलियां, ये सब अलग अलग है इन क्षेत्र के हिसाब से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो क्षेत्र है मेवाड़। सबसे पहला क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़। इससे पहले हम देखते हैं कि जो मौर्योत्तर काल के जो जनपद थे, इन जनपद का पतन का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? वृद्ध संहिता में। ये भी आपको ध्यान रखना, आपको एग्जाम के अंदर आएगा। मौर्योत्तर काल के जनपद, इनका जो पतन है वृद्ध संहिता में मिलता है। किसमें मिलता है? वृद्ध संहिता में। आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि जनपद जो मौर्योत्तर काल के जो जनपद थे, सीवी हो गया, बाकी अर्जुनायन वगैरह, जितने भी जो जनपद हुए थे जिसकी हमने अभी चर्चा की थी, इन जनपद का कब है जो पतन हुआ? इनका हूण आक्रमण 5वीं शताब्दी के पश्चात इनका पतन हुआ, और इनके जो पतन का उल्लेख है वो मिलता है वृद्ध संहिता के अंदर, इसमें वृद्ध संहिता में। इसके बाद में चलते हैं हम। पहला क्षेत्र मेवाड़। मेवाड़ क्षेत्र उसको कहा गया जो प्राचीन सीवी जनपद था। प्राचीन जो सीवी जनपद था, जो उदयपुर का उत्तर पूर्व पश्चिम का क्षेत्र, और उदयपुर जो वर्तमान उदयपुर संभाग है इसके कुछ क्षेत्र को मिलाकर जो सीवी जनपद हुआ करता था, इसी सीवी जनपद को वर्तमान के ये जो कन्वर्ट हुआ, ये जो क्षेत्र बना, ये मेवाड़ क्षेत्र कहलाया। और इसके अंदर जो आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, तो वर्तमान के उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जिले हैं जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसके पश्चात 7वीं शताब्दी तक यहाँ पर गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। 7वीं शताब्दी तक मेवाड़ के ऊपर किसका आधिपत्य रहा? गोहिल सिसोदिया वंश का। और गोहिल सिसोदिया वंश के कौन कौन सी राजधानियां कालांतर के अंदर बदलती गई, तो इनके अंदर कुछ राजधानियां हैं जो नागदा, आहड़ आपको और किस नाम से आप आड़ को किस संदर्भ में जानते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। आहड़ के बाद कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, ये इसकी गोहिल सिसोदिया वंश की राजधानियां थी जो कालांतर के अंदर समय अनुसार परिवर्तित होती गई। ये पड़ता हमारा मेवाड़, जो यहाँ पर जो उदयपुर का क्षेत्र था ये मेवाड़ का क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद में वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके मुझे बताना। राज्य में 2 क्षेत्रों को वागड़ के क्षेत्र कहा जाता है। आज तक आपको पता था या नहीं था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पर
कि जो वागड़ का जो क्षेत्र है उसको राजस्थान के अंदर दो ऐसे क्षेत्र है जिनको दोनों को वागड़ के क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पहला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा ये यहाँ पर आ गया हमारा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो क्षेत्र है पिलानी के पास, पिलानी कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू का जो पिलानी क्षेत्र है इस पिलानी क्षेत्र के पास में नरहड़, भादरा, नौहर और कन्ना, इन क्षेत्रों को भी वागड़ कहा जाता है। ये आपने आज एक नई चीज सीखी होगी कि राजस्थान के अंदर वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अलावा और कौन से क्षेत्रों को वागड़ के नाम से जाना जाता है? तो पिलानी के पास के जो नरहड़, भादरा, नौहर और कन्ना जो क्षेत्र है इनको भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वागड़ प्रसिद्ध क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। और यहाँ पर इस वागड़ क्षेत्र होने के कारण से यहाँ की जो बोली है इसको वागड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ी बोली। आपको एग्जाम के अंदर याद रखना है कि वागड़ के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली। इसके बाद में तीसरा क्षेत्र है मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र काफी बड़ा है। जो प्राचीन हमारा मरु या मरुकांतर जो प्रदेश हुआ करता था यही वर्तमान का मारवाड़ क्षेत्र के अंदर कन्वर्ट हुआ। इस मारवाड़ के अंदर 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर, जहां क्षेत्र पर जो मंडोर जोधपुर का जो क्षेत्र है मारवाड़ का, इसके ऊपर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। किन्होंने शासन किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद में यहाँ पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। किसका आधिपत्य हुआ? राठौड़ वंश का। तो आपको एग्जाम के अंदर याद रखना है कि जब मौर्योत्तर काल के जनपद जब खत्म हुए, इसके बाद में जब अलग अलग सीमाओं के अंदर राजस्थान का बंटवारा हुआ, अलग अलग क्षेत्र बने, तो इन क्षेत्रों के अंदर मारवाड़ के अंदर सबसे पहले कौन से वंश का शासन हुआ? तो यहाँ पर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों का शासन हुआ था। उसके बाद में राठौड़ वंश का शासन यहाँ पर आधिपत्य या राठौड़ वंश का आधिपत्य हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर जो इसका मारवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों ने सबसे पहले शासन करना शुरू किया था। इसके बाद आ गया हमारा हाड़ौती। हाड़ौती का क्षेत्र है वो बूंदी और कोटा का क्षेत्र को हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर मीणा जाति का आधिपत्य था और बूंदा मीणा के नाम के ऊपर ही बूंदी का नामकरण हुआ। ये आपको ध्यान रखना है कि बूंदी का नामकरण किसके ऊपर हुआ? मीणा वंश के बूंदा नामक व्यक्ति के ऊपर बूंदी का नामकरण हुआ। और यहाँ पर प्राचीन काल में मीणा जाति का आधिपत्य था। किसका आधिपत्य था? मीणा जाति का आधिपत्य। कालांतर में यहाँ पर चौहान वंश की हाड़ा शाखा, चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है, यहाँ इस शाखा ने यहाँ पर शासन किया था। और यहाँ की जो बोली है, इस कारण से हाड़ा चौहान वंश की जो हाड़ा शाखा है इसके आधिपत्य यहाँ पर शासन के कारण से यहाँ की जो बोली है, इस बोली और इस क्षेत्र को दोनों को हाड़ौती बोली और हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाने लगा। तो ये हाड़ौती हमारे कहाँ पर पड़ेगा? कोटा बूंदी का क्षेत्र। ये कोटा बूंदी का क्षेत्र, ये हाड़ौती। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारा बच गया ढूंढाड़ और मेवात। इसके बाद में अलग अलग छोटे छोटे मांड हो गया, शेखावाटी हो गया। ये जो बाकी छोटे छोटे बचे हुए हैं हम एक स्लाइड के अंदर और कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नोट डाउन कर लिया होगा। अब है हमारा जो बाकी बचे हुए और अंचल, जो और क्षेत्र राजस्थान के, जिसके अंदर 5वां क्षेत्र है ढूंढाड़। ढूंढाड़ कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ का क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ पर 12वीं शताब्दी के अंदर जो कछावा राजपूत हैं, इन्होंने स्थानीय जो जाति है, स्थानीय जनजाति मीणा और बड़ गुजरों को हराकर परास्त करके यहाँ पर कछावा राजवंश की नींव रखी थी। तो आपको एग्जाम के अंदर याद रखना है कि यहाँ पर कछावा राजवंश की नींव है कब रखी गई? 12वीं सदी के अंदर। किनको परास्त करके? मीणा और बड़ गुजरों को परास्त करके। और जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ की बोली है उसको ढूंढाड़ी कहा जाता है। तो ये ढूंढाड़ कहाँ पे आ गया? ये ढूंढाड़ आ गया हमारा यहाँ पर जयपुर और जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़। इसके बाद में है हमारा 6वां नंबर मेवात। मेवात आप लोग नाम से ही जान गए होंगे क्योंकि हमने पहले जो क्लासें ली उनके अंदर भी इसका हमने जिक्र किया है राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर। तो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है ये
मेवात का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मेवात का क्षेत्र कहलाने का कारण इसका सबसे बड़ा यह है कि यहाँ पर मेव जो जाति है इसकी अधिकता होना, मेव जाति की ज्यादा मात्रा के अंदर यहाँ पर उपस्थिति होना, ये मेवात क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध ज्यादा होने का कारण है। यहाँ पर प्रसिद्ध नायक हुए थे एक हसन खां मेवाती। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर आ जाए, हसन खां मेवाती क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ के हैं, मेवात क्षेत्र के हैं, मेव जाति के थे। और ये खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो इस खानवा के युद्ध के अंदर राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे हसन खां मेवाती। तो आपको ध्यान रखना है, ये मेवात का क्षेत्र है हमारा। मेवात का क्षेत्र आ जाएगा यहाँ पर, मेवात का क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है ये मेवात का क्षेत्र आएगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर मांड। ये बाकी छोटे छोटे क्षेत्र हैं। मांड क्षेत्र किसको जानते हैं मांड के नाम से, मांड की प्रसिद्ध गायिका अल्लाह जिल्लाबाई। आपको ध्यान रखना है, जो काफी प्रसिद्ध है मांड गायिका। जैसलमेर क्षेत्र को मांड बोलते हैं, इसको वल भी बोलते हैं। मांड या वल आपके एग्जाम के अंदर आ जाए कि वल किसको, वल जो अंचल है या वल क्षेत्र किसको जानते हैं, तो जैसलमेर को, मांड भी जैसलमेर को। ये मांड आ गया यहाँ पर। इसके बाद में गुर्जरता, गुर्जरता है जोधपुर का दक्षिणी क्षेत्र को गुर्जरता बोलते हैं। दक्षिणी क्षेत्र को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके नेक्स्ट 9th नंबर कांठल। कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को, किसको बोलते हैं, प्रतापगढ़ को। इसके बाद में है हमारा मालवा। मालवा किसको बोलते हैं, झालावाड़ को। किसको बोलते हैं, झालावाड़ को मालवा का क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद में शेखावाटी। शेखावाटी आप अच्छी तरह से जानते हैं, शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर, जो शेखावाटी के अंदर आते हैं। इसके बाद में है लास्ट हमारा मेरवाड़ा। मेरवाड़ा है ब्यावर और अजमेर के क्षेत्र को मेरवाड़ा का क्षेत्र बोला जाता है। तो ये हमारे जो क्षेत्र थे जिनके अंदर इंपॉर्टेंट यही है जो मैंने मैप के अंदर दिखा रखे हैं, मांड, मारवाड़, ढूंढाड़, मेवात, हाड़ौती, मेवाड़, वागड़ और शेखावाटी। ये शेखावाटी और लिख देता हूं यहाँ पर, चूरू, झुंझुनू और सीकर के क्षेत्र को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा राजस्थान का पौराणिक इतिहास, जिसके अंदर हमने महाकाव्य काल का जनपद या जनतंत्र के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने मौर्योत्तर काल का जनपद के बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद में हुणों के आक्रमण के बाद में जब ये जनपद खत्म हो गए, उसके बाद में राजस्थान अलग अलग अंचलों में कन्वर्ट हो गया, अंचलों में बदल गया और सीमाएं बनाकर इन अंचलों के माध्यम से यहाँ पर शासन चलता रहा। और इसके बारे में भी हमने चर्चा की, इन अंचलों के बारे में पढ़ा हमने, जो इम्पोर्टेंट अंचल थे और जो बाकी छोटे छोटे अंचल थे इनके बारे में भी हमने यहाँ पर विस्तृत चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। हमारा 6ठी क्लास के 2 चैप्टर क्लियर हो गए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे हम आगे की क्लास के अंदर। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने परिवार का हिस्सा बनिए। टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।